अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 13 कर रहा हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, यानी किसी भी कंडक्टर यानी वायर जिसमें से करंट पास होता है उसको हम नाम देते हैं कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, ये है हमारे आज का टॉपिक। और इन दोनों का एक इक्वेशन भी हम ड्राइव करेंगे। अब इन दोनों का रिलेशन समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि रेजिस्टेंस क्या है। अब जैसा कि आपको पता है, रेजिस्टेंस को हम यूं डिफाइन करते हैं कि रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, यानी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में जो रुकावट आता है उसको हम नाम देते हैं रेजिस्टेंस। अब किसी भी वायर या कंडक्टर में ये रेजिस्टेंस और रुकावट कहाँ से आती है, कैसे क्रिएट होता है रेजिस्टेंस, इसको समझने के लिए एक डायग्राम देख लें। ये डायग्राम सपोज करें ये आपके पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर ये है एटम्स। अब कंडक्टर सॉलिड है तो आपको पता है एटम्स अपने जगह पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं कम एम्पलीट्यूड के साथ। अब ये हो गया एटम और कंडक्टर। सपोज करो इस कंडक्टर में से करंट पास हो रहा हो, यानी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो कर रहे हो, तो क्या होगा भाई? तो जब ये इलेक्ट्रॉन आगे इस एटम से टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाएगी, जिसकी वजह से यानी टकराव की वजह से इलेक्ट्रॉन के लिए फ्लो करना मुश्किल हो जाएगा, यानी करंट कम हो गया फिर, और रेजिस्टेंस में इजाफा हुआ। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, यानी टकराव की वजह से। रेजिस्टेंस किस वजह से क्रिएट होता है बेटा? टकराव की वजह से, इलेक्ट्रॉन का एटम के साथ जो टकराव है उसकी वजह से रेजिस्टेंस में इजाफा होता है और करंट में कमी आती है। अब जब आपको समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट होता है, अब हम समझ सकते हैं कि टेम्परेचर के चेंज करने से रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा। अब सपोज करो यहाँ पे आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा आपको पता है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एटम्स की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा। अब ये ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा, देखो यानी यहाँ तक वाइब्रेट कर सकेगा। इसके काइनेटिक एनर्जी में भी इजाफा होगा तो ये भी यहाँ तक वाइब्रेट कर सकेगा, ये भी वाइब्रेट कर सकेगा, यानी ज्यादा वाइब्रेट कर सकेगा। ये भी ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा। अब क्या होगा, जब इनके टेम्परेचर के बढ़ाने से इनके काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो गया, ये ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर। अब क्या होगा, अब इसकी वजह से अब टकराव के चांसेस और बढ़ेंगे, यानी कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हो रहा हो, सपोज करो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा हो तो पहले तो किसी से नहीं टकराता तो कोई रेजिस्टेंस ना होता, लेकिन अब क्योंकि ये एटम सारे ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ मूव कर रहे हैं तो फिर अब इस इलेक्ट्रॉन का सब के साथ टकराने के चांसेस क्या हो गया बेटा? ज्यादा हो गया। तो जब ज्यादा टकराएगा, अभी हमने कहा टकराव ही तो रेजिस्टेंस है, जब ज्यादा टकराएगा तो फिर रेजिस्टेंस में भी इजाफा होगा। तो हम यूं कह सकते हैं एक्चुअली टेम्परेचर के बढ़ाने से, इन शॉर्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स में इजाफा होगा, ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेंगे। जब ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन्स का इनके साथ टकराने के चांसेस ज्यादा हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस में इजाफा होगा। तो कंक्लूजन हो गया कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसी भी वायर या कंडक्टर के रेजिस्टेंस और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक के बढ़ने से दूसरे में भी इजाफा होगा। क्यों बता दिया, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाइब्रेशंस में इजाफा होगा, जब वाइब्रेशन में इजाफा होगा
तो कोलिजन के चांसेस में इजाफा होगा। जब कोलिजन और टकराव ज्यादा हो जाएंगे तो फिर रिजल्ट ये होगा कि रेजिस्टेंस में इजाफा होगा। अब एक इक्वेशन भी ड्राइव करेंगे रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के दरमियान। ये एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है, यानी हमें ये एक्सपेरिमेंट से मिला है। अब इस इक्वेशन को समझने के लिए सपोज करो आपके पास एक वायर है। इनिशियल टेम्परेचर पे, यानी जब अभी हमने टेम्परेचर इसको हीट नहीं दिया, इसका जो रेजिस्टेंस है उसको हम नाम देते हैं आर नॉट। इनिशियल टेम्परेचर को टी नॉट नाम दिया, सपोज करो 0 डिग्री है, और इनिशियल रेजिस्टेंस को आर नॉट। अब हम इसको हीट देंगे तो इसके टेम्परेचर में इजाफा होगा। फाइनल टेम्परेचर को टी नाम देते हैं और फाइनल रेजिस्टेंस को आर नाम देते हैं। अब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। कितना चेंज आएगा? चेंज इन रेजिस्टेंस एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जितना आप टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाओ तो रेजिस्टेंस में उतना ज्यादा चेंज आएगा। ये तो अभी हमने समझ लिया, तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई। लेकिन एक्सपेरिमेंट में एक और चीज पे भी डिपेंडेंस शो हो गया। वो क्या है कि चेंज इन रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। यानी शुरू में जो रेजिस्टेंस है टी नॉट पे, शुरू में हीट देने से पहले जितना रेजिस्टेंस ज्यादा हो शुरू में, तो हीट देने के बाद चेंज भी उतना ज्यादा आएगा। इसका मतलब ये है, यानी इनिशियल रेजिस्टेंस पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये आएगा, यानी चेंज इन रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि शुरू में रेजिस्टेंस कितना था, जितना ज्यादा हो चेंज भी उतना ज्यादा आएगा, और जितना टेम्परेचर ज्यादा चेंज करो रेजिस्टेंस में भी चेंज उतना ज्यादा आएगा। अब प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं अल्फा। अल्फा सिंबल से शो करते हैं और इसका नाम है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये क्या है? अब ये इक्वेशन अब बता रही है कि चेंज इन रेजिस्टेंस एक और चीज पे भी डिपेंड करता है, जिसको आपने अल्फा से शो किया और नाम दिया टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये फिजिकली है क्या? फिजिकली आसान अल्फाज में इसका मतलब है कि चेंज इन रेजिस्टेंस मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। यानी किस मटेरियल से बना हुआ है इस पे भी डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर आयरन अगर हो, आयरन को जब आप हीट देते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस में जल्दी जल्दी इजाफा हो जाता है एज कम्पेयर टू कॉपर। कॉपर को जब आप हीट देते हैं एज कम्पेयर टू आयरन, उसके रेजिस्टेंस में जो चेंज है वो थोड़ा थोड़ा आता है। तो यानी मटेरियल पे डिपेंड करता है। आयरन में जल्दी चेंज आता है, मिसाल दिया मैंने, कॉपर में आराम से चेंज आता है। ये उसी चीज को शो कर रहा है, अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मटेरियल को शो कर रहा है। तो इन शॉर्ट तीन चीजों पे डिपेंड करता है फिर चेंज इन रेजिस्टेंस। एक तो कितना आपने टेम्परेचर बढ़ाया, जितना ज्यादा बढ़ाओ रेजिस्टेंस उतना ज्यादा चेंज होगा। दो, शुरू में रेजिस्टेंस कितना है, जब आप हीट दे रहे हो उस टाइम पे स्टार्ट में रेजिस्टेंस कितना है, जितना ज्यादा हो तो चेंज भी उतना ज्यादा आएगा। और तीसरी चीज जो है वो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल हो। मिसाल के तौर पर आयरन हो तो जल्दी ज्यादा चेंज आएगा, कॉपर हो तो कम चेंज आएगा। ये आपके पास आया चेंज इन रेजिस्टेंस का इक्वेशन। अब इसी से हम एक और इक्वेशन भी बना सकते हैं। फाइनल रेजिस्टेंस, हीट देने के बाद फाइनल जो रेजिस्टेंस है उसको हम नाम देते हैं आर टी। फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इसी से हम इसका इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं। अब डेल्टा आर का क्या मतलब है? डेल्टा आर का मतलब है फाइनल रेजिस्टेंस जिसको हमने आर टी नाम दिया, माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस जिसको हमने आर
नॉट नाम दिया, तो लेफ्ट साइड को हमने इस तरीके से खोला। अब आर टी चाहिए हमें, आर टी फाइनल रेजिस्टेंस है, तो इस आर नॉट को मैंने राइट साइड पे लेके गया तो ये प्लस हो गया। आगे मैंने सिंपलीफाई कर दिया, बस आर नॉट को मैंने कॉमन लिया, तो आपके पास आया आर टी यानी फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर नॉट इनिशियल रेजिस्टेंस 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये हीट देने के बाद फाइनल रेजिस्टेंस का इक्वेशन। तो ये हो गया बेटा टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के दरमियान रिलेशन।